हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पीएचपी के फर्स्ट लेक्चर को। हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन लेक्चर अपलोड किया था इस प्लेलिस्ट में, और हमने ये बोला था कि अब से रेगुलर वे में पीएचपी के लेक्चर्स आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। काइंड ऑफ ये लेक्चर हमारा दूसरा है, लेक्चर नंबर सेकेंड है, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्शन लेक्चर था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर को पीएचपी के। राइट, तो पीएचपी के बारे में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करी थी कि पीएचपी लैंग्वेज क्या होता है और हम यहाँ पे क्या क्या चीजें करने वाले हैं। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जहां पे हम लोग इसको यूज करके एक वेबसाइट को डेवलप करते हैं। हमने इस बारे में बात करी थी लास्ट लेक्चर में अपने। इतनी सारी जो वेबसाइट्स हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, यहाँ पे मैंने कुछ फेमस वेबसाइट्स के बारे में दिया है जो पीएचपी पे डेवलप करी गई हैं। तो पीएचपी एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज माना जाता है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि सर आप इस बोर्ड पे क्यों पढ़ा रहे हैं, पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि पीएचपी एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पीएचपी में आपको थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ना है, बट एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए थोड़ी बहुत थ्योरी जानना इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स की आपको जरूरत पड़ रही होती है। तो मैं इस पीएचपी के सेशंस को दो पार्ट में करने वाला हूं। सबसे पहला पार्ट होगा आपका थ्योरेटिकल पार्ट, जहां पे मैं पहला लेक्चर में थ्योरी लूंगा, फिर मैं इसी लेक्चर में जो भी प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस होंगे या जहां पे प्रोग्रामिंग करना होगा उसको मैं दूसरे लेक्चर में इसके प्रोग्राम्स को बताऊंगा। मतलब लेक्चर नंबर चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ, इसका जो प्रोग्राम होगा ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिर ऐसे करके थ्योरी प्रोग्राम इन तरीके से अपने चीजों को कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। तो थ्योरी भी आपका कवर हो जाएगा, आपका प्रोग्राम भी कवर हो जाएगा, और साथ साथ में ये कंप्लीट नोट्स मैं आपको देने वाला हूं हमारी वेबसाइट पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां जाना है, सिंपली आप नोट्स वहां पे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये नहीं पता कि हमारे थर्ड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप हमारे थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ऑल सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर मिलते हैं, नोट्स, असाइनमेंट, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीजें मिलती है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पीएचपी का सबसे पहला लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। फर्स्ट चैप्टर में आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है हिस्ट्री, एडवांटेजेस एंड सिंटैक्स ऑफ पीएचपी लैंग्वेज। मतलब पीएचपी लैंग्वेज कैसे स्टार्ट हुआ, पीएचपी लैंग्वेज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एंड पीएचपी लैंग्वेज का एक बेसिक सिंटैक्स क्या है, ये आपको सबसे पहला टॉपिक यहां पे पढ़ना है। राइट, दूसरा टॉपिक है आपका वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप है, ये आपको पीएचपी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया फंडामेंटल्स के तौर पे। इसके बाद आपको ऑपरेटर्स पढ़ने हैं। ऑपरेटर्स से भी आप पहले अवेयर होंगे, ऑपरेटर्स क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने जावा पढ़ा होगा, आपने सी लैंग्वेज, आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स पढ़ना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ा है, स्टिल आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही बेसिक से सारी चीजों को बताऊंगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग का। मतलब यहां पे आप एक्चुअली लॉजिक को बिल्ड करते हैं, लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में इफ पढ़ना है, एल्स पढ़ना है, स्विच केस पढ़ना है, देन कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट आपको पढ़ना, लूपिंग पढ़ना है। ये 5 से 6 टॉपिक्स जो हैं आपको फर्स्ट यूनिट में आपको कवर होंगे। और इस पूरे सिलेबस को, जो आपका फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस रहेगा, उसको कवर करने के लिए हम लोग 2 या 3 लेक्चर्स को लेने वाले हैं, और प्रोग्राम्स भी हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। तो आपको यूनिट टेस्ट से पहले इन चीजों को हम लोग कवर कर चुके होंगे। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये 3-4 टॉपिक्स हैं। पहला है हिस्ट्री ऑफ पीएचपी लैंग्वेज, दूसरा है एडवांटेज ऑफ पीएचपी लैंग्वेज, तीसरा सिंटैक्स ऑफ पीएचपी, कैसे लिखते हैं, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। और इसके सारे प्रोग्राम्स को, सिंटैक्स के प्रोग्राम को, वेरिएबल के प्रोग्राम को, डेटा टाइप के प्रोग्राम को, इन सारे प्रोग्राम को मैं नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा लाइव कोडिंग पे कि किस तरीके से इसकी कोडिंग करते हैं। ओके, बट आज हम लोग इसकी थ्योरी को समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि थ्योरी समझना जरूरी है और नोट्स को भी आपको लेना जरूरी है, नोट्स पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीएचपी लैंग्वेज के। अभी जो ये टॉपिक है बड़ा ही बोरिंग सा टॉपिक होता है। अगर आप कोडिंग में है, इफ यू आर अ डेवलपर और इफ यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, ये चीज आपको बहुत बोरिंग लगती है, हमेशा बहुत बोरिंग लगेंगी। पर एज अ स्टूडेंट आपको इन चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार ना इंटरव्यू में आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है कि अगर आप पीएचपी पे काम कर रहे हैं तो आप ये बताओ पीएचपी किसने बनाया है, पीएचपी कब बना है, पीएचपी पे कौन कौन से फेमस वेबसाइट्स हैं। मतलब एक ओवरऑल नॉलेज के लिए इसको समझना जरूरी होता है, तो जस्ट एक बार पढ़ना जरूरी है।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको याद करो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता कि एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ पीएचपी। मतलब जितने सालों से, 5 से 6 सालों से मैं देख रहा हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आ सकता, बट स्टिल एक बार पढ़ना जरूरी है। ओके, तो सबसे पहला जो पीएचपी की शुरुआत होती, दो स्टार्ट जब पीएचपी लैंग्वेज होता है, तो लगभग 1994 से 1990 के बीच, 1995 के बीच में इस लैंग्वेज को स्टार्ट करा गया था। सो ये डेट आपको याद रखना है कि ओरिजिन क्या है इसका। 1994 से लेकर 1995 के बीच में पीएचपी लैंग्वेज को स्टार्ट किया गया था और पीएचपी को बनाया गया था। देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। पीएचपी में बहुत सारे जगह पे लिखा गया है ऐसा नेट पे कि पीएचपी लैंग्वेज को अभी अपाची ग्रुप जो है वो ओन करता है, और पीएचपी लैंग्वेज को अपाची ग्रुप नहीं बनाया। तो बहुत जगह पे आपको ये स्टेटमेंट लिखे देखने को मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था, एंड्रॉयड को भी किसी और कंपनी ने बनाया था, बाद में गूगल ने टेक ओवर किया। सेम उसी तरीके से पीएचपी के साथ भी हुआ। पीएचपी को पहले क्रिएट किया गया था रास्मस लेडफोर्ड के द्वारा 1994 में पीएचपी लैंग्वेज को बनाया गया था रास्मस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसको अपाची ने कंटिन्यू किया था, राइट। उसके बाद पीएचपी को 1995 में ऑफिशियली डेवलपमेंट के तौर पे स्टार्ट किया गया था। इसके बाद पीएचपी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए, बहुत सारे पीएचपी के इंप्रूवमेंट हुए। 2000 में अगर आप देखोगे पीएचपी में पीएचपी 4 आया, 2000 में पीएचपी 4 आया हमारे पास, सॉरी, जस्ट वेट 1 सेकेंड। ठीक है, यस, पीएचपी 4 आया 2000 में। आपका 2000 में पीएचपी 4 आ चुका था। पीएचपी 4 बॉट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, बहुत सारे इंप्रूवमेंट के साथ पीएचपी 4 को लाया गया 2000 में। फिर 2004 में पीएचपी 5 आया, जिसमें और सारे फीचर्स थे, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स थे। सिंपल एक्सएमएल एक्सटेंशन को भी लाया गया था। एक्सएमएल का मतलब होता है एचटीएमएल का इंप्रूव्ड वर्जन, जैसे कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। एक्सएमएल क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। वो 2004 में लाया गया। फिर उसके बाद पीएचपी 6 आया था, पीएचपी 7 आया और पीएचपी 8 आया 2020 में। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री है पीएचपी की, किस तरीके से पीएचपी जो है वो इवॉल्व हुआ 1995 से लेकर 2020 के बीच में। प्रोग्रामिंग, आप सभी को पता है कि प्रोग्रामिंग एक इवोल्यूशन का सब्जेक्ट है। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, प्रोग्रामिंग में नया सीखते हैं, नए क्लासेस को लॉन्च करते हैं, नए फंक्शंस को बनाते हैं, नए पैकेजेस को क्रिएट करते हैं। तो उसी तरीके से ये पीएचपी की इवोल्यूशन हुई थी फ्रॉम 1994 टू 2020। अब एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूं, मेरी गारंटी है ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। ठीक है, नहीं आएगा। अगर आपकी लक बहुत खराब होगी तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, बट हाँ, प्रैक्टिकल्स में या ओरल्स में, वाइवा में आपसे लोग सवाल पूछ सकते हैं इस पे। तो आपको बस एक बार पढ़ के लेना है कि किसने इस लैंग्वेज को किसने बनाया, कब बनाया, ये सब चीज आपको पढ़ के लेनी है। अभी ये कहां से पढ़ोगे? ये कंप्लीट नोट्स मैं आपको दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस आपको इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना, आपको सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर हमारे वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री ऑफ पीएचपी लैंग्वेज, राइट? क्लियर है? ओके, इसके बाद हमारे पास आता है एडवांटेजेस ऑफ पीएचपी लैंग्वेज, राइट? पीएचपी के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, बट यहां पे हम लोग बात करेंगे एडवांटेज के बारे में। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम लोग बनाते हैं उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, उसके बहुत सारे यूज केस होते हैं, उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स होती हैं, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है कि हम इस लैंग्वेज को कहां पे यूज कर रहे हैं। सबसे पहला पीएचपी का एडवांटेज ये है कि ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अब भैया ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी यूजर, कोई भी इंसान इस लैंग्वेज को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकता है। मतलब ये पब्लिकली ओपनली अवेलेबल है हर एक जगह पे। आपको इस लैंग्वेज को यूज करने के लिए या इस लैंग्वेज के किसी भी पैकेजेस को यूज करने के लिए 1 रुपया भी पे करने की जरूरत किसी भी कंपनी को नहीं है। PHP इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। देखो, ओपन सोर्स लैंग्वेज सिंपली यहां पे एकदम क्लियर वे में लिखा गया, ओपन सोर्स लैंग्वेज विच मींस इट इज फ्रीली अवेलेबल। ये फ्री में अवेलेबल है फॉर यूज, मॉडिफिकेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूटेड टू ए लार्ज एक्टिव कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स। बहुत बड़ी कम्युनिटी को ये कंट्रीब्यूट करता है
आपको मैंने पहले भी बताया था कि दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स में से एक फेसबुक पीएचपी में डेवलप करी गई थी। ऐसी बहुत सारी, विकिपीडिया पीएचपी में डेवलप करी गई थी। तो मतलब लार्ज डेवलपर कम्युनिटी होता है। दूसरा एडवांटेज है ईज ऑफ लर्निंग एंड यूज। ठीक है, इसको सीखना बहुत आसान है और इसको यूज करना बहुत आसान है। मतलब इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो काफी ज्यादा आसान होती है। जब हम लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे देन यू विल रियलाइज कि पीएचपी लैंग्वेज बहुत आसान है अगर आप सही तरीके से सीख रहे हैं तो। जैसे मैंने बहुत सारे चैनल्स ऐसे देखे जो आपको बस थ्योरी बताते हैं, कोड को दिखाते हैं यहाँ पे, बट मैं आपको कोडिंग करना सिखाऊंगा। मैं आपके लाइव क्लासेस भी लेने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन सिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा पीएचपी लैंग्वेज एक्चुअली में बहुत ईजी है। थर्ड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पीएचपी लैंग्वेज का। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि पीएचपी लैंग्वेज को हम किसी भी प्लेटफॉर्म में रन करा सकते हैं। आप चाहे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप विंडोज यूज कर रहे हैं, आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसको किसी भी एनवायरनमेंट में खुद से पीएचपी लैंग्वेज अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगा और आप सिंपली इसको, इवन आप इसको वर्चुअल सर्वर पे भी रन करा सकते हैं। ठीक है। फोर्थ एडवांटेज है इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है ये। पीएचपी लैंग्वेज को आप किसी भी यूनिट के साथ, किसी भी एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी ऐप के साथ, किसी भी प्रोटोकॉल के साथ, किसी भी डिफरेंट एपीआई के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल देता हूं आपको, गूगल मैप। इफ यू वांट टू यूज गूगल मैप इन योर वेबसाइट यू कैन इजीली डू विद पीएचपी। आप उसकी एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप गूगल फॉर्म को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप यहां पे डिफरेंट पेमेंट गेटवे को लगा सकते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगाना है तो आप उसकी भी इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, जैसे HTTP हो गया, LDAP, IMAP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करेगा। वाइड कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जैसे हमने पहले पॉइंट में डिस्कस करा था कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मतलब बहुत सारे डेवलपर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं इसके। देन फ्रेमवर्क्स एंड CMS सपोर्ट। फ्रेमवर्क्स एंड CMS क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है बनी बनाई स्ट्रक्चर, जैसे कि वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का मतलब हो गया CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो पीएचपी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। मैंने पहले बताया था कि वर्डप्रेस जो है दुनिया का, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट है CMS के लिए, वो भी वर्डप्रेस में लिखा गया। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क और CMS का सपोर्ट भी आपको पीएचपी लैंग्वेज प्रोवाइड करके देता है। एंड लास्ट एडवांटेज है स्केलेबिलिटी। पीएचपी लैंग्वेज बहुत स्केलेबल है, आप इसमें बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को भी डेवलप कर सकते हैं। ये सब पीएचपी लैंग्वेज के एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस का मतलब ये हुआ आप इसको बेनिफिट में भी लिख सकते हैं, और इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पीएचपी की फीचर्स में भी आ जाएंगी। अगर एग्जाम में आपसे पूछा गया डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ पीएचपी लैंग्वेज, तो आप आसानी से फीचर्स को इंप्लीमेंट लिख सकते हैं। जैसे ये ओपन सोर्स एक फीचर हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एक फीचर हो गया, इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज एक फीचर हो गई। ठीक है। फ्रेमवर्क एंड CMS सपोर्ट एक फीचर हो गया, स्केलेबिलिटी एक फीचर होगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली मिक्स करके चीजों को दे दिया। अगर आपको फीचर एग्जाम में आता है आप फीचर भी लिख सकते हैं, आपके एडवांटेज एग्जाम में आता है आप एडवांटेज भी लिख सकते हैं। आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को इस नोट्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आई होप आपकी एडवांटेज वाली सेक्शन जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं कि पीएचपी प्रोग्राम को हम लिखे कैसे, मतलब सिंटेक्स क्या है पीएचपी लैंग्वेज का। जैसे हमने HTML पढ़ा था, तो आई होप आपको HTML अगर याद हो तो HTML कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा, राइट। HTML के आप क्लोजिंग टैग लिखते थे कुछ इस तरीके से। देन आपकी यहाँ पे बहुत सारी टैग थी, हेड टैग था, बॉडी टैग थी, राइट। हेड को हम ऐसे क्लोज कर देते थे। हेड के अंदर आपकी स्टाइल टैग होती है, स्टाइल के अंदर आप अपने CSS को लिखते हैं। मतलब HTML में आप बहुत सारे टैग को यूज कर रहे थे। सेम इसी तरीके से पीएचपी लैंग्वेज जो होता है वो भी टैग को यूज करता है। पीएचपी में भी आप डिफरेंट टैग को यूज करते हैं। पीएचपी की कोडिंग हम कैसे करते हैं इस पे हम आएंगे, बट उससे पहले मैं पीएचपी के आपको एकदम बेसिक सिंटेक्स बता देता हूं कि पीएचपी लैंग्वेज जो है वो सिंटेक्स बेस में कैसे काम करती है। अगर आप पीएचपी के कोड को स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो आप पीएचपी के कोड को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं।
ये पीएचपी का सिंटैक्स होता है। ये PHP, इसको हम लोग पीएचपी टैग बोलते हैं और इसको क्लोज करने का है क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग का टैग, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पीएचपी टैग। इसका नाम है पीएचपी टैग। मतलब इसके थ्रू आप पीएचपी की ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखा सकते हैं। इसके अंदर जो है आप पीएचपी के कोड को लिखते हैं, जो भी आपका कोड है। आपको कोई चीज प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे इको यूज कर सकते हैं। सपोज करो मेरे को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे इको हेलो प्रिंट कर दूंगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा आपको किसी भी टाइप के। इवन इफ यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन यू कैन क्रिएट दैट फंक्शन यहाँ पे। तो इस पीएचपी के टैग के अंदर आप पीएचपी के किसी भी कोड को लिख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर एक वेबसाइट जो होती है उसके फ्रंट एंड को हम एचटीएमएल में बनाते हैं और पीएचपी में हम उसके बैकएंड को देखते हैं। मतलब जैसे हमें कोई फॉर्म सबमिट करना है, कोई डेटाबेस ऑपरेशन करना है तो हम पीएचपी में करते हैं। तो क्या ये जो है ये पॉसिबल है कि हम पीएचपी के अंदर अपने एचटीएमएल के कोड को लिख पाए? ये क्या ये पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। आप आसानी से पीएचपी टैग के अंदर, जैसे अगर मैंने ये पीएचपी टैग बनाया, ठीक है, ये पीएचपी टैग बनाया, इसके अंदर मैं आसानी से एचटीएमएल के किसी भी कोड को लिख सकता हूं, किसी भी कोड को यूज कर सकता हूं। इनफैक्ट आप एचटीएमएल की पूरी वेबसाइट को पीएचपी में कन्वर्ट कर सकते हो विथ .php एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसको यूज करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका क्या है कि आप एचटीएमएल से फ्रंट एंड बनाइए, फ्रंट एंड बनाओ आप एचटीएमएल से, ठीक है। और पीएचपी को आप क्या करो, पीएचपी को एज आप बैकएंड यूज करो, ठीक है। इन दोनों को एक साथ एसोसिएट करो। मतलब एचटीएमएल का जो इंटरफेस है वो पीएचपी हैंडल करेगा बैकएंड में। यहां पे ये बैकएंड के लिए हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप एचटीएमएल को पीएचपी के साथ कंबाइन कर दो। मतलब क्या हुआ कि जो पेज आप एचटीएमएल में बना रहे थे आप उसी पेज को आप पीएचपी में बनाएंगे। आप पीएचपी का एक पेज बनाएंगे और इसी के अंदर आपकी एचटीएमएल भी एम्बेडेड होगी। सो ये दो तरीके होते हैं पीएचपी को या एक वेबसाइट को क्रिएट करने के। बट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तरीका वो ये होगा, एचटीएमएल अलग बनाओ, पीएचपी अलग बनाओ। उससे क्या होगा, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कम होगी, ठीक है। देखो कोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रीयूजेबिलिटी फैक्टर और प्लान अहीड फॉर रीयूज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आप कोडिंग ऐसे करो कि उसको कोई दूसरा इंसान इजीली मॉडिफिकेशन कर पाए, इजीली उसको यूज कर पाए अपने प्रोग्राम में। तो अगर आप पीएचपी और एचटीएमएल कोड को मिक्स करते हैं तो चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं उसके बाद। तो सजेशन आपके लिए एक प्रोफेशनल डेवलपर की यही होती है कि आप एचटीएमएल को अलग रखो, पीएचपी को अलग रखो, जावास्क्रिप्ट के कोड को अलग रखो। आप एक दूसरे में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपने पीएचपी के में कोई फंक्शन बनाया आप उसको एचटीएमएल में यूज कर सकते हैं हालांकि, बट आपको मैं ये नहीं बोला कि दोनों पेज को एक साथ मत करो, ठीक है। तो ये पीएचपी की बेसिक सिंटैक्स होती है। इस पे कंप्लीट प्रोग्राम, पीएचपी के प्रोग्राम को हम रन कैसे कराएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं, जब मैं आपको इस लेक्चर का कोड बताऊंगा। तो ठीक है, सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। पीएचपी लैंग्वेज को या पीएचपी के प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि पीएचपी जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक सर्वर की, एक सर्वर की जरूरत पड़ती है। अब सर्वर जो होता है वो बहुत तरीके का होता है। या तो आप अपने लोकल होस्ट पे सर्वर को क्रिएट कर ले, मतलब अपने कंप्यूटर को सर्वर बना लें, या फिर आप एक सर्वर खरीद लें। मतलब जो ऑनलाइन सर्वर्स होते हैं, क्लाउड हो सकता है, वर्चुअल सर्वर हो सकते हैं। बट एज ए स्टूडेंट आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपने लैपटॉप को एक लोकल सर्वर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे लोकल सर्वर अपने लैपटॉप को? उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी जैम्प की। जैम्प, वैम्प, अपाची, बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं जैम्प सर्वर आपको इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि जैम्प के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको एसक्यूएल मिल जाएगा, आपको अपाची मिल जाएगा, आपको टॉमकैट मिल जाएगा। तो सारी चीजें जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी पीएचपी के प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए, वो सारी चीजें आपके जैम्प में हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत यहां पे नहीं पड़ने वाली, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बताएंगे जैम्प को यूज कैसे करना होता है। तो ये होता है पीएचपी का सिंटैक्स। आई होप आपकी सिंटैक्स जो है वो क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं ना, आप प्लीज मुझसे कमेंट में पूछना, मैं आपका आंसर दूंगा। ओके,
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है वेरिएबल्स इन पीएचपी लैंग्वेज, राइट। वेरिएबल्स इन पीएचपी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स होता है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेरिएबल्स में आने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं कि जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डेटा, राइट। बिना डेटा के क्या प्रोग्रामिंग को करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी प्रोग्राम को बिना डेटा के कैसे लिखेंगे? किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको डेटा की जरूरत पड़ने वाली, चाहे वो नाम हो, रोल नंबर हो, ईमेल हो, फोन नंबर हो, कुछ भी हो, आपको डेटा तो लगेगा। इस डेटा को हमें सबसे पहले स्टोर करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में किसी भी डेटा को यूज करना है तो सबसे पहले आपको उस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा रिक्वायर्स फिजिकल स्पेस। क्योंकि डेटा कहां स्टोर होगा? डेटा स्टोर होगा मेमोरी में, सीधी सी बात। एंड मेमोरी कैन नॉट बी वर्चुअल। कई बार आप ऐसा पढ़ते कि सर वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट, वर्चुअल मेमोरी कभी भी वर्चुअल हो ही नहीं सकती, राइट। मेमोरी कभी भी वर्चुअल नहीं हो सकती। जैसे आपका लैंड वर्चुअल नहीं हो सकता। अगर आप एक घर को बनाते हैं तो आपको एक जमीन लगती है, जमीन कभी वर्चुअल नहीं हो सकती। सेम उसी तरीके से यहां पे वेरिएबल्स जो होता है वो बेसिकली फंडामेंटल ब्लॉक्स एक प्रोग्राम को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी लगेगी। अब ये मेमोरी कहां से है? कि मेमोरी होगी फिजिकल डिवाइस में। फिजिकल डिवाइस का मतलब हो गया मेरा मेमोरी, मेरा हार्ड डिस्क, या जो भी मैंने एसएसडी या एसडीडी लगाया वो अपने सिस्टम में, सिस्टम मेमोरी बेसिकली वहां पे मेरा वेरिएबल स्टोर होता है। डेटा स्टोर, सॉरी वेरिएबल नहीं, डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब इस डेटा को स्टोर करने के लिए जो भी डेटा मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे डेटा 1 रखा हुआ है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे अपनी मेमोरी में एक ब्लॉक तैयार करना पड़ेगा। आपकी मेमोरी कैसी होती है सिस्टम में, मैं बता देता हूं। कुछ इस तरीके की आपकी एक मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो हमने लास्ट सेमेस्टर पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पढ़ाया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या था? एलोकेशन मेथड्स, मेमोरी एलोकेशन, कि आपकी मेमोरी में ऐसे ब्लॉक्स क्रिएटेड होते हैं डायनामिक तरीके से। जब आपको जिस ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी आप उस ब्लॉक को यहां से चूज कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वेरिएबल का मतलब ये होता है मेमोरी लोकेशन क्रिएट करना। सो वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है वेरिएबल। जैसे ही आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं आपके सिस्टम में एक मेमोरी लोकेशन तैयार होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे ए वेरिएबल क्रिएट किया, $a इज इक्वल टू 10, ऐसा कुछ लिखा मैंने, तो यहां पे ए नाम का एक वेरिएबल क्या मेमोरी लोकेशन तैयार हो गया जो मेरे ए को होल्ड करके रखेगा। सो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वेरिएबल का मतलब है सिंपली वेरिएबल्स मींस मेमोरी लोकेशन व्हिच इज यूज्ड टू होल्ड द डेटा। डेटा को होल्ड करने के लिए जिस लोकेशन की हमें जरूरत पड़ रही होती है हम उसको पीएचपी में वेरिएबल का नाम देते हैं, या इनफैक्ट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको वेरिएबल ही बोलते हैं मेमोरी लोकेशन को क्रिएट करने के लिए। अब वेरिएबल की ना भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि यहां पे मैंने आपको दिया वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब यह होता है कि अगर आपने यहां पे लिखा है $नेम और या एक और वेरिएबल है नेम, ये दोनों अलग अलग कंसिडर किए जाएंगे क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। मतलब यहां पे हमने अपर केस का यूज किया, यहां पे हमने लोअर केस का यूज किया, तो वेरिएबल जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडर स्कोर। मतलब क्या हो गया? वेरिएबल का नाम, वेरिएबल को आप या तो लेटर से स्टार्ट करें या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट करें, और किसी सिंबल को आप वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, नंबर्स एंड अंडर स्कोर। बेसिकली पहले कैरेक्टर के बाद आप यहां पे नंबर्स को यूज कर सकते हैं बट पहले नंबर को यूज नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ इसका कि आप डॉलर साइन से हम वेरिएबल को सिंबलाइज करते हैं पीएचपी लैंग्वेज में, क्योंकि जो पीएचपी लैंग्वेज है ना वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। मतलब क्या हुआ कि आप यहां पे डेटा टाइप नहीं देते। पीएचपी का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेता है कि हम किस टाइप का डेटा यूज करें। मतलब यू डोंट हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली। तो आप जैसे यहां पे, जैसे जावा में हम क्या करते थे, जावा में हम ऐसे लिखते थे इंटीजर नम, मतलब ये इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करेगा। ये सब चीजें आपको पीएचपी में नहीं करनी होती है। पीएचपी में आप सिंपली ऐसे लिखेंगे डॉलर और अपने वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिखा, नेम में मैं अगर प्रिंस देता हूं
तो मेरा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूं। अगर मैंने यहां पे डॉलर एज दिया 10, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि मैं यहां पे इंटीजर यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक सिंटैक्स होता है। अब देखो यहां पे आप किसी भी वेरिएबल को लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ऐसा लिख सकता हूं नेम, ये लिख सकता हूं, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं नेम 1, वेरिएबल का नाम मैं ये भी रख सकता हूं, बट मैं ये नहीं रख सकता कभी भी $1 नेम। आप कभी भी किसी वेरिएबल के नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आप नंबर ले सकते हैं, बट आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल को। एक वेरिएबल की प्रॉपर्टी होती है। मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी समझाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कंप्लीट प्रोग्राम्स को बताऊंगा, बट यहां पे मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, नोट्स बता रहा हूं, ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। ओके, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा। बिकॉज डेटा से ही मिलकर आप एक प्रोग्राम को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखूं a is equals to 10, b is equals to 20, c is equals to 10, a plus b, ऐसा मैं लिखूं, तो इसका मतलब क्या है कि a डेटा है, b डेटा है, c भी डेटा है। ठीक है, तो जब आप डेटा को होल्ड करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, तो हर एक डेटा की अपनी एक टाइप होती है। जैसे इंटीजर हो सकता है डेटा, डबल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है। बट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पीएचपी जो है वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता है। मतलब यहां पे आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती डेटा टाइप। बट ये भी तो जानना जरूरी है ना कि पीएचपी कौन कौन से डेटा को यूज करता है। अब आपने यहां पे बाइनरी डेटा दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया a इज इक्वल टू ऐसा, तो ये बाइनरी तो कंसीडर नहीं करेगा, ये तो इसको इंटीजर कंसीडर करेगा या डबल कंसीडर करेगा। तो ये बस जानना जरूरी है पीएचपी लैंग्वेज में कि पीएचपी लैंग्वेज किस किस टाइप के डेटा को डिटरमाइन कर सकता है, यूज कर सकता है अपने प्रोग्राम में। पीएचपी इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। मतलब क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, विच मीन्स दैट द डेटा टाइप of a variable is determined at runtime based on the value it holds। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जो वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे डॉलर लिखा, नेम इज इक्वल टू 10 ऐसे लिखा, तो मेरा जो पीएचपी का प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली इसको समझ जाएगा कि नेम है बट ये स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर वेरिएबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो इंटीजर टाइप की दी है। मैंने यहाँ पे वैल्यू 10 दिया है जो कि इंटीजर है। ठीक है, मैं यहां पे अगर लिखूं फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि मेरा जो वेरिएबल है ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, समझ रहे हो। तो बेसिकली पीएचपी लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। इंटीजर जो नंबर्स को होल्ड करता है, डबल जो बड़े नंबर्स को होल्ड करेगा, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, एंड बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास, जैसे डबल में कई बार हम फ्लोट वैल्यूज भी दे देते हैं। इंटीजर में 10 हो गया इस टाइप का स्ट्रिंग में, और बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इस टाइप से, मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल दे दिया आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं वैसे, बट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं पीएचपी लैंग्वेज के अंदर। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये थ्योरी की चीजें थी, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रोग्राम को देख रहे होंगे। अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक है पीएचपी में जिसमें थ्योरी की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको डायरेक्टली प्रोग्राम बता दूंगा और वहीं पे थोड़ी बहुत थ्योरी या डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी की जरूरत है आपको, वहां पे मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और ये अगर नोट्स चाहिए आपको, सिंपली डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। मैं वहां पे फिलहाल सारे नोट्स को भेजूंगा। उसके बाद आपकी वेबसाइट की लिंक भी आ जाएगी, तो आपको सिंपली जाके वेबसाइट पे हमारे नोट्स को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कोर्स की भी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं एमएसबीटी डिप्लोमा के लिए, उसकी भी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको हमारा कोर्स का वीडियो देखना है, वहां पे सारी चीजें हमने डिस्कस करी है
तो वहां जाके आप वो जानकारी को, इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारा प्लेलिस्ट अच्छा लगता हो डिप्लोमा के लिए, आपको पता है कि योर इंजीनियरिंग फ्रेंड पे हम लोग डिप्लोमा की सारी चीजों को डालते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, अपने फीडबैक मुझे कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।